हेलो एंड वेलकम टू एम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ इस वीडियो में जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू है उसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो, सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, जनरल अवेयरनेस के लिए भी क्या आर्टिकल कह रहा है, उन सब चीज़ों को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज यानी कि 2 जून का जो आर्टिकल है उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। तो देखिए, अगर आप सेक्शन देखते हो तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेपच्यून और यूरेनस का, कि ये बिल्कुल सेम प्लेनेट है लेकिन इनके कलर्स डिफरेंट क्यों है। ये आप देख सकते हो, एक ब्लू है और एक में आपको हल्का सा जो येलोइश कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता होगा कि के जो सिंगर है उनकी डेथ हो गई। तो हार्ट अटैक किस तरीके से होता है और ये कौन लोग जो है यहाँ पे वल्नरेबल है, कौन लोग खतरे पे हैं और किस तरीके से हम जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। देखो, हार्ट अटैक के काफ़ी सारे पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे और के का सडनली जो है हमको ये एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक्सीडेंट ही है, सडनली जो है एकदम से उनको अटैक आ गया। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके अलावा ये फर्टिलाइजर, हाउ दिस फर्टिलाइजर डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल यूरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में जो नैनो यूरिया की फैक्ट्री जो है उसको यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, मतलब उसके प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। तो ये किस तरीके से जो फार्मर है उसको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाएगी। और काफ़ी समय से नैनो यूरिया का जो प्लांट है उस पे यहाँ पे काम चल रहा था और फाइनली अब जो है उसका इनॉग्रेशन हो गया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए। इसके अलावा रिसेंटली 3 डिकेड की सर्विस से 30 साल की सर्विस के बाद 2 नेवल जो वॉरशिप है उनको डीकमीशन कर दिया गया है। मतलब टुमारो, कल जो है उनको यहाँ पे डीकमीशन कर दिया जाएगा। तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय 32 साल की सर्विस के बाद इनको जो है रिटायर्ड कर दिया गया। अब देखो, अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन यहाँ पे देखते हैं तो हमको जो है एक और आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलता है, डेवलप्ड वर्ल्ड शुड टेक लीड इन ट्रांजिशन टुवर्ड नेट जीरो। ये इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे कहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज़ को जो है कहा था कि जो डेवलप्ड नेशन है उनको जो है यहाँ पे और आगे आना चाहिए और जो है यहाँ पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि भारत से भी कहा गया था कि भारत को भी जो है नेट ज़ीरो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन हिस्ट्री जाओगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यहाँ पे हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे वीडियो जो बनाया हुआ है उसको आप देख लेना, तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेज़ों ने पहले ही उस ज़माने में इतना कार्बन एमिशन कर दिया था कि आज जो ये स्थिति है वो देशों से संभाले नहीं संभल रही है। उसके बाद सेकेंडली जो ज्ञानवापी केस है उसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली ये टेम्पल था, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में ज्ञानवापी के बारे में मैं जो है आपको थोड़ी सा ही बताऊंगा। ना आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो कि तेलंगाना अपना 8th फॉर्मेशन डे जो है सेलिब्रेट कर रहा है। ये आप देख सकते हो, तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे। तो 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ था और चंद्रशेखर राव जो है चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। तेलंगाना को मैप में देख लो कि मैप में ये कहाँ मिलेगा। तो ये है हमारे भारत का मैप और यहाँ पे आपको मिलेगा तेलंगाना। तेलंगाना महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से करता है, कर्नाटका से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है और उड़ीसा से करता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो डेली वीडियोस मैं बनाता हूँ वो तो मैं बनाऊंगा ही, पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा डेली वीडियोस बनाने की। लेकिन जो ये एडिटोरियल है इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मिल जाएगी। मतलब पूरा जो दिन में क्या हुआ है, मतलब कल जो भी हुआ है पूरी दुनिया भर में, उसके बारे में हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम तेलंगाना के बारे में समझ लेते हैं। तेलंगाना क्योंकि काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है और इस पर जो है बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी में नहीं तो बाकी जो स्टेट पीसीएस इसके अलावा और भी एग्जाम है उनमें जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना ऑफिशियली जो है 2 जून को फॉर्म हुआ था, मतलब आज ही के दिन तेलंगाना को फॉर्म किया गया था 2014 में। कुंतला चंद्रशेखर राव जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जो है ये इनकी आपको देखने को मिलेगी, इसको मेजोरिटी मिली थी। उसके बाद चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। हैदराबाद रिमेन जो है ज्वाइंट कैपिटल रहेगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था और ये सिर्फ 10 साल तक, मतलब 10 साल से ज़्यादा तक जो है ये कैपिटल नहीं रहेगी। हैदराबाद तेलंगाना को ही बिलोंग करता है और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई कैपिटल भी जो है बना ली, तो अमरावती यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा जो इन्होंने 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट है उसको भी जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो मेनली अमरावती जो है आपको आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखने को मिलेगी। अब तेलंगाना की स्कीम देख लो, तो रायतू बंधु, दलित बंधु, हरित हरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। रायतू बंधु कई बार एग्जाम में पूछी गई है, दलित बंधु भी पूछी गई है, इसके अलावा हरित हरम ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है।
नाउ अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हरित हरम पहले स्कीम समझ लो। ये जो प्रोग्राम है ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 3 जून 2015 को लॉन्च किया था। ये तेलंगाना की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिससे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको हमको रिजुवनेट करना है। इसके अलावा इनको जो थ्रेट्स हैं उनसे हमको बचाना है, जैसे कि स्मगलिंग होती है, एनक्रोचमेंट होता है, फायर होता है, ग्रेजिंग होती है। तो इन सब जगहों पे हमको क्या करना है, इन सब को हमको रोकना है। देखो फॉरेस्ट में कई सारी लकड़ियां पाई जाती हैं और आंध्र प्रदेश वाला जंगल, तेलंगाना वाला अगर आप जंगल देखोगे तो आपको जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही जो है खेती देखने को मिलेगी। मतलब स्मगलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, काफ़ी घने जंगल हैं। और पुष्पा मूवी जो है आपने देखी ही होगी। तो उसके बाद जो फायर है वो भी यहाँ पे लगा दिया जाता है, मतलब आग भी यहाँ पे लगा दी जाती है, ग्रेजिंग भी यहाँ पे होती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हरित हरम जो स्कीम है वो जो है चंद्रशेखर राव की जो सरकार है वो यहाँ पे लेके आई है। नाउ नेक्स्ट है रायतू बंधु स्कीम। रायतू बंधु स्कीम क्या बोलती है कि फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम। तो बेसिकली ये फार्मर पे इन्वेस्ट करेगी सरकार और फार्मर को यहाँ पे सपोर्ट करेगी। ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जिससे फार्मर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो है हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो एक साल में 2 क्रॉप होती हैं। तो बेसिकली जो सरकार है तेलंगाना की वो जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगी। बेसिकली जो सरकार है वो यहाँ पे 58.33 लाख जो है ये फार्मर को प्रोवाइड करेगी और 5,000 रुपये पर एकड़ पर सीजन जो है फार्मर को इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। तो ये साल में 2 बार जो है दी जाने वाली है। तो रबी और खरीफ सीजन में जो है ये जो मेनली जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दलित बंधु। दलित बंधु एक लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना की सरकार का। बेसिकली ये एक वेलफेयर स्कीम है जहां पे दलित फैमिलीज को जो है यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है काफी फोकस किया जा रहा है। तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और भारत की पहली ऐसी स्कीम आपको देखने को मिलेगी जहां पे डायरेक्ट 10 लाख रुपए जो है दिए जा रहे हैं हर एक फैमिली को। तो बेसिकली ये जो है बिगेस्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है पूरे भारत देश की। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आर्टिकल है स्टॉकहोम डायलॉग का। स्टॉकहोम आपको पता है कैपिटल है स्वीडन की और बेसिकली यहाँ पे यही चीज कहा गई है। भारत ने यहाँ पे इस चीज को कहा है कि डेवलप्ड वर्ल्ड शुड टेक लीड इन ट्रांजिशन टूवर्ड्स नेट जीरो। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको जो है यहाँ पे ग्लोबल ट्रांजिशन में फोकस करना चाहिए नेट जीरो और लो कार्बन इंडस्ट्री के लिए। तो रिसेंटली जो हमारे भूपेंद्र यादव जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे इस चीज को कहा है। रिसेंटली इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग हुआ जिसको जो है इंडिया और स्वीडन ने यहाँ पे होस्ट किया था। तो वहीं पे जो है ये स्टेटमेंट कही गई है। देखो हो क्या रहा है ना कि दुनिया भर में अगर आप दोगे तो कार्बन एमिशन जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से काफी इश्यूज जो है दुनिया को यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे नेट जीरो करने के लिए हमको कार्बन एमिशन जो है बिल्कुल यहाँ पे कम करना चाहिए। इसीलिए जो भारत की सरकार है, जो दुनिया भर के देश है, वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमको पूरी जो है यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए जिससे जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम जल्द से जल्द जो है यहाँ पे अचीव कर पाए। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे कहा जा रहा है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ज्ञानवापी जो केस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कई जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे ये विटनेस करती कि 1937 से कि जो हिंदू आइडल्स हैं उनकी यहाँ पे वर्शिप करी जा रही है और मुस्लिम साइड यहाँ पे ये कहती है कि जो अंजुमन इतने मस्जिद है वो जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम के बीच का विवाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ज्ञानवापी मॉस्क को लेके एक सेपरेट वीडियो जो है मैं यहाँ पे आपको बना के दे दूंगा। तो आपको जो है पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि इन हिस्ट्री जो है यहाँ पे वहाँ पे क्या रहा है। वैसे तो जो आर्टिकल्स हैं, जो विकीपीडिया है, इसके अलावा जो बहुत सारी बुक्स हैं वो यहाँ पे यही बताती हैं कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पे पहले मॉस्क नहीं थी, वहाँ पे पहले जो हिंदू टेम्पल रहा है। औरंगजेब ने जो है मंदिर को यहाँ पे तोड़ा, उसके बाद जो है यहाँ पे मस्जिद बनवाई। और देखो मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के बारे में यहाँ पे ये कहा जाता है कि उसने जो है कई सारे मंदिरों को तोड़ा है। तो जी हाँ, मंदिर उसने तोड़े भी हैं लेकिन उसने बनवाए भी हैं। ये चीज़ें जो है बहुत कम लोग को पता है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको जो है चीज़ें यहाँ पे समझ में जाएगी। तो ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में यहाँ पे समझ लो, ये बेसिकली टेम्पल है, ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे मॉस्क ही है। तो ये बनारस उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। इसको औरंगजेब ने यहाँ पे बनवाया था 1669 में, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्डर शिवा टेम्पल था, उसको यहाँ पे डिमोलिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो MSRTC की फर्स्ट ई बस सर्विस जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन पे ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, तो बेसिकली उसको जो है लॉन्च कर दिया गया, जो कि पुणे से अहमदनगर रूट में चलने वाली है। ये एक नई ई बस है, मतलब इलेक्ट्रिक बस है और इसको जो है बेसिकली शिवाय इसको यहाँ पे नाम दिया गया है। और अजीत पवार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया हुआ है।
इसके अलावा जो चार्जिंग स्टेशन है उसको भी जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि 2019 में ही जो है हम बहुत ही जल्द जो ई बस सर्विस है उसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रायल्स चल रहे थे पुणे और मुंबई के बीच में 2019 में, लेकिन अब जो है यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। तो बेसिकली जो 300 किलोमीटर से कम का जो डेस्टिनेशन है ना, उनमें अभी जो है जो ई बस को जो है लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में और भी जो बसेस है उनको जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 डिकेड के बाद मतलब 30 से 32 साल की सर्विस के बाद 2 नेवल शिप को जो यहाँ पर डिकमीशन कर दिया गया है। मतलब कल जो है ये डिकमीशन हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो आज तक का भी इस आर्टिकल है। 32 साल का शानदार इतिहास, आईएनएस निशंक और अक्षय हो रहे नौसेना से सेवा मुक्त। तो ये आप देख सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वॉरशिप्स रहे हैं। इन्होंने जो कारगिल का वॉर हुआ था उनमें भी जो है पार्ट लिया था। इसके अलावा कई सारे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाए हैं, इंडिया की सरकार ने चलाए हैं इंडिया को डिफेंड करने के लिए। उनमें आपको इन 2 जो नेवल वॉरशिप है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है देखने को मिलेगा। तो आईएनएस अक्षय, आईएनएस निशंक, तो ये जो है डिकमीशन हो रहे हैं नेवल डॉकयार्ड से मुंबई में 32 साल के बाद। तो ये जो 2 नेवल शिप है निशंक और अक्षय, इनको जो डिकमीशन किया जाएगा, ठीक है, 32 साल की सर्विस के बाद। और इन्होंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनमें जो है यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है एडिटोरियल। तो 1990 में इनको जो है कमीशन किया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1990 में इनको डिकमीशन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1990 में इसको जो है कमीशन किया गया था। और आईएनएस निशंक, आईएनएस अक्षय, इनको जो है पोर्टी शिपयार्ड पे बनाया गया था। ये प्लेस जो है आपको जॉर्जिया में देखने को मिलेगी। जॉर्जिया में आपको पता है कि हमला भी कर दिया था रशिया ने 2008 में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो बेसिकली जॉर्जिया में जो है इसको बनाया गया था। और ये जो शिप है ये कई सारे जो नेवल ऑपरेशंस हैं उनमें जो है इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो जैसे ऑपरेशन तलवार चलाया गया था, इसके अलावा कारगिल वॉर में भी आपको इनका मेजर रोल जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उस पे भी एक मेजर जो है आपको रोल जो है देखने को मिलेगा आईएनएस निशंक का और आईएनएस अक्षय का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, केस फॉर 6 एयर बैग्स। तो देखो अब हो क्या रहा है ना, जो कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर 6 एयर बैग हम लगाएंगे तो उससे जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन भारत सरकार यहाँ पे ये कहती है कि आपको एयर बैग लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे देशों में क्या नियम है तो वो भी जो है आप पूरा यहाँ पे समझ लोगे। तो रिसेंटली मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो प्लान लेके आई है कि हमको एयर बैग ज़्यादा चाहिए तो उससे जो है जो प्राइसेस है वो यहाँ पे राइज होने लगेगी। इसके अलावा जो कंपनीज है वो यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि हमको री इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी व्हीकल्स की। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि भैया कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की जान चली गई तो वो जो है काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आप सोच के देखो किसी के घर में एक ही कमाने वाला हो और सडनली एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद उसके घर के क्या हाल होंगे। तो सिंपली यही चीज़ जो है सरकार यहाँ पे कहना चाह रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मारुति सुजुकी ने यहाँ पे ये कहा है, जो भारत का एक टॉप कार मेकर है, और वैसे मारुति की गाड़ी मुझे इतनी पसंद आती नहीं है, बिल्कुल डब्बा गाड़ी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 एयर बैग जो है मैंडेटरी करना चाहिए, कि भारत सरकार ने यहाँ पे ये कहा है कि 6 एयर बैग जो है यहाँ पे मैंडेटरी होने चाहिए पैसेंजर्स व्हीकल्स में। रिसेंटली 4 साल में, मतलब पिछले जब कोविड आया, कोविड के पहले से ही जो कार सेल्स है उनमें यहाँ पे डिक्रीज देखा जा रहा है। इसके अलावा जो जापानीज कार मेकर्स हैं वो भी यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्राइसेस है वो यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीज होंगी। तो जो नई सेफ्टी नॉर्म्स है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो इसी साल जो 14 जनवरी को जो हमारे नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि लोगों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, इन ऑर्डर टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स इन मोटर व्हीकल्स कैरिंग अप टू 8 पैसेंजर्स, आई हैव नाउ अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन टू मेक अ मिनिमम ऑफ 6 एयर बैग कंपल्सरी। तो जो पैसेंजर्स व्हीकल हैं उनमें जो है 6 एयर बैग कंपल्सरी होने चाहिए। तो एटलीस्ट 6 एयर बैग्स जो है बिल्कुल यहाँ पे होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स को जो है यहाँ पे फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो डुअल एयर बैग्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए जो है यहाँ पे मैंडेटरी किए जा रहे हैं इसी साल जनवरी से। तो बेसिकली ये चीज़ जो है, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कहा था। अब देखो यहाँ पे किस टाइप के व्हीकल्स की जो है यहाँ पे बात करी जा रही है जिनमें 6 एयर बैग होने चाहिए।
तो बेसिकली एडिशनल एयरबैग जो है यहाँ पे जो M1 कैटेगरी के व्हीकल्स हैं उनमें यहाँ पे बताया गया अभी, और जो फ्रंटर और लेटरल कोलिजन है वो यहाँ पे कम हो पाए ना। देखो इसके लिए अगर आप देखोगे तो एक होमोलोगेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी होमोलोगेशन क्या होता है, हम किसी भी चीज को यहाँ पे लाते तो उस चीज को यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है। तो होमोलोगेशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे जो पर्टिकुलर व्हीकल है उसको यहाँ पे सर्टिफाई किया जाता है कि उसकी रोड वर्थ कितनी है, मतलब रोड वर्थ वो कितना है, रोड में चलने लायक है कि नहीं। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज जो है यहाँ पे ले डाउन किए जाते हैं। तो बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं उनमें जो है इन सब क्राइटेरियाज को यहाँ पे रखा जाता है, तो इनको बिल्ड किया जाता है, उसके बाद जो है इनको टेस्ट किया जाता है और फाइनली जो है इनको यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स को बनाए गए हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे पास करना होता है। तो होमोग्लेशन जो है एक बेसिकली प्रोसेस होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही कि क्यों ऐसा क्यों है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एयर बैग चाहिए। देखो सिंपली बात है कि सेफ्टी के लिए, अब सेफ्टी में क्या होगा कि ज़्यादा एयर बैग होंगे तो यहाँ पे कोलिजन जो है बिल्कुल यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि डैशबोर्ड और जो फ्रंट ग्लास है, इसके अलावा जो स्टेयरिंग व्हील है, जब यहाँ पे किसी भी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो सडनली जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप देख सकते हो, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो अगर एयर बैग नहीं होंगे तो उसको जो है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर एयर बैग होंगे तो जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कम पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो है एक और यहाँ पे वर्क करना चाहिए, बॉडी पे जो है यहाँ पे वर्क करना चाहिए। देखो होता क्या है, आप कंपैरिजन करना मारुति, होंडा, टोयोटा, इन सब गाड़ियों में। तो मारुति की जो बॉडी है वो बिल्कुल आपको कचरा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो होंडा है उसकी बॉडी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप टोयोटा देखोगे तो उसकी बॉडी जो है आपको और अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं टाटा महिंद्रा की भी बॉडी आपको सबसे अच्छी देखने को मिलेगी। टाटा की जो नेक्सॉन है उसको 5 स्टार रेटिंग जो है रिसेंटली दी गई है। इसके अलावा अगर हम दुनिया में बात करें कि दुनिया में क्या रूल्स यहाँ पे कहते हैं, तो यूएस में क्या होता है, तो फ्रंट एयर बैग्स जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है लॉ के हिसाब से सभी कार में। इसके अलावा बहुत सारे जो कार मेकर्स है वो यहाँ पे 6 से 10 एयर बैग देते हैं, ठीक है। तो मॉडल के हिसाब से भी जो है यहाँ पे बताया जाता है कि भाई किस गाड़ी में कितने एयर बैग की जो है यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा जो है क्रैश टेस्ट होता है, तो जो यहाँ पे NHTSA फॉर हाईवे सेफ्टी, ये बेसिकली एक जो नॉन प्रॉफिट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, वो यहाँ पे जो है व्हीकल्स को इंश्योर करता है, मतलब व्हीकल्स को यहाँ पे बताता है कि आपको जो है इतने नॉर्म्स यहाँ पे रखने, इतने एयरबैग्स जो है बिल्कुल यहाँ पे होना ही चाहिए। इसके अलावा जो यूएस की सरकार है उसने जो है अमेंडमेंट भी किया था फेडरल मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड में। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया था 1984 में कि कार जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं उनको बेसिकली जो है यहाँ पे पैसेंजर रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे होना चाहिए, मतलब उनमें जो है एयरबैग्स जो है यहाँ पे रखना ही चाहिए। इसके अलावा जो सीट बेल्ट है उसको भी जो है यहाँ पे रिक्वायर कर दिया था। तो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें जो है आपको दुनिया में यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1998 में अमेंडमेंट किया गया फिर से जो मोटर व्हीकल एक्ट है, और वहाँ पे ये कहा गया कि डुअल फ्रंट एयरबैग्स जो है यहाँ पे होने चाहिए। मतलब देखो 1998 में अमेरिका ने उसी समय जो है यहाँ पे चेंजेस कर दिए थे कि डुअल एयरबैग जो है बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। और अमेरिका का इतिहास अगर पढ़ोगे तो अमेरिका और जापान का, दो ही देशों का इतिहास जो है बिल्कुल यहाँ पे मजेदार है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं कि नेपट्यून यूरेनस जो है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में क्यों दिखाई देते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है नेपट्यून, ये है यूरेनस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूरेनस जो है यहाँ पे जो है काफ़ी जो येलोइश टाइप का है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप नेपट्यून देखोगे तो नेपट्यून जो है यहाँ पे काफ़ी बिल्कुल ब्लू कलर का जो है हमको देखने को मिलता है। तो दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों के सेम साइज हैं, सिमिलर जो है मासेस हैं, सब कुछ यहाँ पे सेम है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी जो है बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो है ब्लू कलर का है और ये जो है हल्का सा यहाँ पे हमको ऑरेंज से कलर का यहाँ पे देखने को, मतलब येलोइश कलर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका रीजन क्या है, तो यही चीज जो है इस पूरे आर्टिकल में बताई गई है। अब देखो थोड़ा प्लैनेट्स को यहाँ पे समझ लो। तो होता क्या है, प्लैनेट्स जो है सन के आसपास यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये अपनी एक्सिस पे अपनी अपनी स्पीड से जो है यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे ये गोते जो है लगाते रहते हैं। अब होता क्या है मेनली कि एक समय ऐसा भी आता है कि जब दो प्लैनेट पास में आते हैं, ठीक है, उसी समय जो है सैटेलाइट्स को भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया जाता है। अब अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल यहाँ पे ये कहता है कि नेपच्यून जो है काफ़ी रिच डीप एज्योर व्यू है बेसिकली। वहीं अगर आप यूरेनस में देखोगे तो यूरेनस में आपको पेल शेड ऑफ कैन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पेल टाइप का शेड जो है ये हमको देखने को मिलता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स यही चीज़ यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। इन दोनों बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों जो प्लेनेट है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम है, इनका मास सेम है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ पे सेम है, लेकिन फिर भी इनके कलर जो है यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखो होता क्या है ना
कि बेसिकली नेपट्यून और यूरेनस जो है ये दोनों बहुत ही कॉमन है। इनके मासेस बिल्कुल सिमिलर है, साइजेस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है वो भी यहाँ पे सेम है, लेकिन सिर्फ जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब इसी चीज़ को लेके एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नया कंपैरिजन हमने किया है उसमें हम एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि जो दोनों प्लैनेट्स के मॉडल हैं वो जो है यहाँ पे अलग है। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है दोनों प्लैनेट के यहाँ पे किए गए हैं। एक नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसके अलावा जो जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप है, इसके अलावा नासा का जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी है, उन सब से जो है यहाँ पे वॉच किया गया है। तो अब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यहाँ पे ये बताते हैं कि इसका कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि जो एरोसोल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में नेपट्यून और यूरेनस के, उनका जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे 3 एरोसोल लेयर्स हमको देखने को मिलती हैं, और ये जो की लेयर्स है ना, ये जो है इनमें से जो मिडिल लेयर है वो यहाँ पे कलर्स पे इफेक्ट करती है, क्योंकि ये लेयर पे आपको जो हेज पार्टिकल्स हैं वो आपको थिक देखने को मिलेंगे यूरेनस में और नेपच्यून में। तो मेनली यहाँ पे हो ये रहा है, यूरेनस में जो हेज पार्टिकल हैं उनकी जो लेयर है वो आपको थिक देखने को मिलेगी, मतलब मोटी देखने को मिलेगी। वहीं नेपट्यून में अगर आप देखोगे तो आपको जो है पतली लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में, तो इस इमेज में आपको जो है यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली जो यूरेनस है उसमें जो है आपको यहाँ पे जो लेयर है वो आपको काफ़ी मोटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम इसकी बात करें नेपट्यून में जो है एक पतली लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो यही वजह है कि जो कलर हैं उनमें जो है हमको डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टीम है वो यहाँ पे ये भी कहती है कि दोनों जो प्लेनेट हैं वहाँ पे आपको मिथेन आइस जो है कंडेंस होती हुई नजर आएगी। तो पार्टिकल्स जो है यहाँ पे क्या होते हैं, इस लेयर पे कंडेंस हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो है यहाँ पे चिपक जाते हैं, तो जो लेयर है वो मोटी होती जाती है, और इसके बाद ये जो पार्टिकल्स है ये एटमॉस्फेयर में यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि दोनों प्लेनेट तो सेम है, तो उसके बाद भी ये नेपट्यून और यूरेनस में इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब इनके कलर्स यहाँ पे क्यों चेंज हो रहे हैं। देखो सिंपली इसका रीजन ये है कि नेपट्यून जो है काफी ज्यादा एक्टिव है, टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूरेनस के कंपैरिजन में। तो यूरेनस जो है सिंपली आप समझो कि ये स्लो मोशन में चलता रहता है, और नेपट्यून के मुकाबले जो है ये काफी स्लो है। और टीम जो है वो यहाँ पे ये बिलीव करती है कि नेपट्यून जो एटमॉस्फेयर है वो काफी एफिशिएंट है मीथेन को चर्निंग अप करने में। तो बेसिकली जो मीथेन के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे चर्न अप हो जाते हैं हेज लेयर में। तो यही जो है मेनली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यूरेनस में जो है आपको मोटी लेयर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से उसका कलर जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन भी जो है आपको कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें हबल टेलीस्कोप की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हबल टेलीस्कोप है क्या, तो इसको जो है HST और हबल कहा जाता है। ये स्पेस टेलीस्कोप है, इसको लो अर्थ ऑर्बिट पे लॉन्च किया गया था 1990 में, और ये अभी तक जो है ऑपरेशनल है। 2030 तक जो है ये ऑपरेशनल हमको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है और मोर वर्सेटाइल है। अब अगर हम बात करें तो ये एक वाइटल रिसर्च टूल है, ये पब्लिक रिलेशन जो है एस्ट्रोनॉमी से यहाँ पे बनाता है। हबल टेलीस्कोप जो है जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर रहे, मतलब फर्स्ट नहीं, जो एस्ट्रोनॉमर रहे हैं एडविन हबल, उनके नाम पे जो है इसको रखा गया है, और ये नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटर्स रहे हैं। तो नासा के ये काफ़ी बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट रहे हैं। इसके अलावा जेमिनी ऑब्जर्वेटरी क्या है, तो जेमिनी ऑब्जर्वेटरी जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें आपको 8.1 मीटर टेलीस्कोप जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब 26 फीट का आपको टेलीस्कोप देखने को मिलेगा, जो कि जेमिनी नॉर्थ और जेमिनी साउथ में है। मतलब ये जो है अलग अलग टेलीस्कोप हैं, और ये जो है अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे लोकेटेड है। एक हवाई में लोकेटेड है, एक चिले में लोकेटेड है। मतलब जो नॉर्थ है, मतलब जेमिनी नॉर्थ जो है वो हवाई में है, और जो जेमिनी साउथ है वो आपको चिले में देखने को मिलेगा। अब हवाई और जेमिनी को अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो ये ट्विन जेमिनी टेलीस्कोप है, जो कि कंप्लीट कवरेज जो है देता है नॉर्दर्न और सदर्न स्काइज में, ठीक है। और ये करेंटली अगर आप देखो तो लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स के पास अवेलेबल है। अब नेशनल साइंस फाउंडेशन यूनाइटेड स्टेट का, नेशनल रिसर्च काउंसिल कनाडा का, कोनिक्वाइड चिले का, MCTI ब्राज़ील का, MCTIP अर्जेंटीना का, ये जो है जेमिनी ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पे रन करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जेमिनी जो टेलीस्कोप है, जेमिनी जो पूरी ऑब्जर्वेटरी है, उसको रन कौन करता है, तो चिले भी करता है, ब्राज़ील भी करता है, कनाडा भी करता है, और US भी करता है, अर्जेंटीना भी करता है। लेकिन कोई और देश का नाम आएगा तो वो जो है आप हटा देना। तो मेनली ये देश आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है ये करेंटली 2017 से मेजर पार्टनर है, और ये करीब 17% की जो है यहाँ पे फंडिंग करता है इन टेलीस्कोप्स को रन करने में। ना अब थोड़ा सा आप मैप में देख लो, तो ये साउथ अमेरिका है, और यहीं पे जो है आपको चिले देखने को मिलेगा। तो ये है चिले, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में। इसके अलावा थोड़ा सा आप यहाँ कहीं पे जाओगे ना, और यहाँ पे अगर आप जाओगे ये मैक्सिको के पास, तो आपको जो है यहाँ पे हवाई जो है देखने को मिलेगा। तो मेनली इसी जगह पे जो है जो जेमिनी नॉर्थ
जो टेलीस्कोप है वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर क्यों जो है डिफरेंट है कन्वेंशनल यूरिया से, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ पे समझ लो। अब लास्ट वीक हुआ क्या कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जो फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया है प्लांट, उसको जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया कलोल गुजरात में। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा कि जो इम्पोर्टेड यूरिया है उसको जो हम यहाँ पे क्या करते थे, प्रोक्योर करते थे, तो उसकी जो है काफ़ी कम चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, मतलब उसमें हमको कमी देखने को मिलेगी। अब इसके फ़ायदे क्या है, तो सबसे पहले ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो लिक्विड नैनो यूरिया जो है ये बेसिकली इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है उसने यहाँ पे जो है इसको डेवलप किया है। तो इसकी जो हाफ लीटर की बॉटल है वो 240 रुपये की है। वहीं अगर आप 50 केजी का हैविली सब्सिडाइज्ड यूरिया देखोगे तो ये 300 रुपये का हमको देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। अब इसके बाद सरकार क्या करती थी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पे जो है 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करती थी। तो यहाँ पे सरकार के 2 लाख करोड़ अब बच जाएंगे। किस तरीके से बच जाएंगे कि जो बॉटल है नैनो यूरिया की वो इफेक्टिवली जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देगी एक बैग यूरिया को। तो कन्वेंशनल यूरिया जो है एक बैग का यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब एक बॉटल में 50 किलो का जो यूरिया है वो यहाँ पे काम करेगी। मतलब एक जो 250 ml की बॉटल है वो जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा काम करने वाली है। तो मेनली यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉटल का जो प्राइस है, मतलब आधे लीटर की जो ये बॉटल है उसका प्राइस 240 है। और ये जो आधा लीटर की जो बॉटल है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 50 किलो यूरिया के बराबर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब ये वर्क कैसे करेगी, तो यूरिया जो है क्या होता है, आर्टिफिशियली जो है यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को, और लिक्विड नैनो यूरिया जो है इसमें 4% नाइट्रोजन हमको देखने को मिलती है। तो ये जो है नैनो पार्टिकल से यहाँ पे आती है। अब देखो होता क्या है ना कि एफिशिएंसी अगर आप लिक्विड नैनो यूरिया की देखोगे तो ये 85 से 90% है। वहीं अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की देखते हैं तो ये हमको 25% देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन क्या होते हैं यहाँ पे वेपराइज हो जाती है। तो बहुत सारी गैस जो है यहाँ पे लॉस हो जाती है यूरिया में। तो बहुत सारी नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वॉस्ट अवे भी हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जब हम पानी डालते हैं पौधों में तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सारी जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे वॉस्ट अवे हो जाती है। तो जो पोषण है, जो प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो लीव्स तक यहाँ नहीं पहुँच पाती, मतलब प्लांट तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाती, और उसकी वजह से हमारा नाइट्रोजन भी लॉस होता है। इसके अलावा हमारा यूरिया भी लॉस होता है, हमारा पैसा भी लॉस होता है। इसके अलावा जो पैदावार है वो भी यहाँ पे कम होती है। अब फ्यूचर प्रोडक्शन क्या है, तो इफ़को ने यहाँ पे ये कहा है कि हमने अभी कलोल लिक्विड नैनो यूरिया जो प्लांट है उसको यहाँ पे स्टेब्लिश किया। ये भारत का पहला है, अगस्त 2021 में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसको करीब और 3.6 करोड़ जो बॉटल्स हैं यूरिया की उनको जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, और यहाँ पे करीब 2.5 करोड़ जो है यहाँ पे बेची जा रही हैं। तो मेनली जो नैनो यूरिया के जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में बेंगलोर, इसके अलावा कांडला, देवघर, गुवाहाटी, इन जगहों पे भी जो है आपको प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो यूनिट की कैपेसिटी है वो यहाँ पे 2 लाख बॉटल जो है पर डे की कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा भारत सरकार का ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। देखो सरकार को जो है इसी तरीके के स्टेप लेना चाहिए जिससे जहाँ हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अगर वो पैसा हमारा बच जाएगा या उसका आधा पैसा भी जो है हमारा बच गया तो समझ लो भारत सरकार की जो है काफ़ी बड़ी सेविंग हो जाएगी। तो उस पैसों को जो है हम और भी जगह जो है लगा सकते हैं ना। अब अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो ये इमेज है। अब इस इमेज से आप जो है पूरा जो नैनो यूरिया वाला जो पूरा सीक्वेंस है, मतलब नैनो यूरिया वाला जो आर्टिकल है उसको आप यहाँ पे समझ जाओगे। हम अभी तक इस यूरिया को यूज़ करते थे, ये इस तरीके के बैग में यहाँ पे आता था, लेकिन अब 50 केजी की जगह हम 500 ml की बॉटल जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब अगर आप मान लो भूल भी गए हो तो अगर आप अब इस इमेज को याद रख लोगे ना तो आपको पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे याद आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो भैया अगर हम इफ्को का नैनो यूरिया फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ये इको फ्रेंडली लिक्विड फर्टिलाइजर है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि इनपुट कॉस्ट को ये रिड्यूस करना है, मतलब इनपुट कॉस्ट जितनी कॉस्ट हम यूरिया में लगा रहे थे अब उससे कम प्राइसेस जो है हमको यहाँ पे देने होंगे। इसके अलावा ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी जो है यहाँ पे क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। फार्मर की इनकम को भी यहाँ पे बढ़ाएगा कि अब फार्मर के पास पैसे बचेंगे क्योंकि उसको 50 किलो का यूरिया नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहेंस करेगा और कन्वेंशनल यूरिया से जो है ये काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल होगा। इसके अलावा इसको क्या डायरेक्ट स्प्रे कर देंगे, तो नहीं, इसको पानी में मिला के जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है लीव्स में स्प्रे किया जाएगा। तो जब हम पानी भी डालेंगे तो हमारा जो नाइट्रोजन है, हमारा जो यूरिया है वो यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब जो है हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं कि हार्ट अटैक कैसे होता है और ये वल्नरेबल कौन कौन है यहाँ पे, और हम किस तरीके से रिस्क को जो है यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो मेनली आपको पता होगा कि के जो बहुत ही लेजेंड सिंगर थे, मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर थे, इनकी जो है रिसेंटली यहाँ पे डेथ
हो गई, ठीक है, इनको हार्ट अटैक आ गया, ये कॉन्फ्रेंस में थे। और देखो यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स ये बताते कि एसी जो है वहाँ पे बंद था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। एक्चुअली में मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाया था, तो उसको भी जो है आप यहाँ पे सुन लेना, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेनली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्या-क्या फॉलो करना चाहिए, और ये आर्टिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के घर में पेरेंट्स हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी हैं, तो उनके लिए जो है ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एंश्योर करना चाहिए कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, फ्रूट्स यहाँ पे खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फुली कार्डियक चेकअप जो है यहाँ पे होना चाहिए। कार्डियक डॉक्टर जो होते हैं, मतलब जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके जो हमको चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा पीरियोडिकली जो ब्लड शुगर है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को मैनेजर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को भी जो है यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। तो इन सबको जो है चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जो हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो बिल्कुल आपको जो है हार्ट का चेकअप कराना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हार्ट अटैक आता है, लेकिन कईयों को नहीं आता है। तो बेसिकली कई लोग को यहाँ पे साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन कई लोगों को जो है डायरेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे पेन होता है। तो मेनली कई सारे लोग जो यहाँ पे वल्नरेबल आपको देखने को मिलेंगे। तो कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि हमारा ब्लड फ्लो जो है बिल्कुल यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज जो है करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो है एक शूटिंग हुई, एक टीचर को जो है यहाँ पे शूट कर दिया गया है। तो जो रजनी बाला, जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी जम्मू कश्मीर में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, उनको एक सस्पेक्ट मिलिटेंट ने जो है यहाँ पे गोली मार दी है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये देखिए काफ़ी गलत है। इस तरीके की इवेंट जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टीचर को जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं मार सकते, इनफैक्ट टीचर क्या किसी को भी यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। और देखो इस तरीके के इवेंट आपको सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। रिसेंटली अमेरिका में भी जो है शूटिंग हुई थी, स्कूल में घुस के जो है 19 बच्चों को, इसके अलावा 2 टीचर्स को मार दिया गया। एक सरफरा यहाँ पे घुस गया और उसने बिल्कुल जो है अंधाधुंध गोली चलाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरकार का रेवेन्यू जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ये आप देख सकते हो, लास्ट ईयर से हमारा जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो टैक्सेशन कलेक्शन जो है भारत का बढ़ता जा रहा है, ये आप देख सकते हो। तो आने वाले समय में 6.7% की तो जीडीपी है, ये हमको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 6.9% का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन 6.7 की समथिंग जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा क्रॉस जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो भी जो है आपको 27.1 लाख करोड़ जो है 2021-22 में देखने को मिलेगा। तो 2 लाख करोड़ जो है यहाँ पे ज़्यादा है रिवाइज एस्टीमेट से। तो बेसिकली जितना हमने यहाँ पे सोचा था उससे ज़्यादा ही जो है यहाँ पे हमको कलेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2022-23 में भारत की जो सरकार है उसने यहाँ पे ये कहा है कि ग्रॉस टैक्स जो रेवेन्यू है वो 27.57 लाख करोड़ होगा, ठीक है। इसके अलावा 1.8% जो हायर है वो हमको जो है देखने को मिलेगा। मतलब 2021-22 से 1.8% ज़्यादा जो है हमको कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये 8 से 8.5% जो है यहाँ पे ग्रो बिल्कुल हो सकती है। तो बेसिकली रिसेंटली इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे कहा क्या है। और देखो अगर आप देखोगे तो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम फूड पे एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र, एलपीजी, इन सब पे जो है भारत सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। तो और ऐसा नहीं कि इस पे बहुत भारी सब्सिडी जो है यहाँ पे भारत सरकार देती है, तो काफ़ी सारे पैसे जो हैं इन सब चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फूड सिक्योरिटी को लेके। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके का क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, तो भारत को भी अब एडिबल ऑयल्स में जो है यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए। तो एक देश जिसमें 21.5 मिलियन पॉपुलेशन है, तमिलनाडु से जो है थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी वो जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करता है करीब 3.8 मिलियन डॉलर के 2020 में। इसके अलावा 2021 में इन्होंने जो है 3.17 मिलियन जो है 2021 में यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, मतलब 2021 में यहाँ पे इनका कम हो गया। इसके अलावा जो आइलैंड नेशन है वो होल मिल्क पाउडर जो है यहाँ पे 89,000 टन, इसके अलावा 72,000 टन जो है यहाँ पे 2 ईयर्स में उसने इम्पोर्ट किया है। तो 2020 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रोड्यूस कम किया है, लेकिन जो ये जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज जो है इनका यहाँ पे क्या हो गया था, बिल्कुल यहाँ पे डाउन पे आ गया था, और श्रीलंका की जो है हालत दिन बर दिन जो है यहाँ पे ख़राब होती जा रही है ना। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर आपको देखने को मिलेगा। भारत में पाम ऑयल जो है हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, 2019 में इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। लेकिन अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो इंडोनेशिया में पाम ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया ने रिसेंटली यहाँ पे ये कह दिया कि अब जो है हम ऑयल जो है यहाँ पे किसी देश को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद अपने देश को जो है यहाँ पे दे नहीं पा रहे, मतलब अपने लोगों को यहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे देशों को जो है हम यहाँ से कहाँ पे
दे पाएंगे। इसके अलावा अगर भारत में अगर आप वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट देखोगे तो ये करीब 19 बिलियन जो है आपको देखने को मिलेगा 2021-22 में। तो इसकी वजह से जो इम्पोर्ट्स है उस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कम करते हुए हमको जो और ऑयल के प्रोडक्शन है उनको यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए, मतलब सनफ्लावर के ऑयल को प्रोडक्शन करना चाहिए। इसके अलावा जो और भी ऑयल्स हैं उनको जो है हमको यहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करना है। जो ऑयल हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है उसको जो है हमको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो बेसिकली यही चीज़ जो है ये आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है कि भारत को भी जो है सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, मतलब फूड सिक्योरिटी, मतलब एडिबल ऑयल्स में। नहीं तो श्रीलंका जैसी सिचुएशन भी जो है हमारी हो सकती है, क्योंकि भारत की करेंसी भी आपको जो है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था आर्टिकल 2 जून 2022 का फुल एनालिसिस जो है हमने कर लिया। आगे का जो वीडियो आएगा उसको जो है मैं और क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव करूँगा। तो आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सजेशन जो है लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।